वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे न्यूक्लियर फिजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजन का मतलब होता है टूटना। अब कोई एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा और वो दो छोटे छोटे एटॉमिक न्यूक्लियस में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है फिजन, मींस के दो हिस्सों में टूट जाना। अब कोई चीज़ कैसे टूटेगी, एक यूरेनियम की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है यूरेनियम 235 और 92। जब इसके ये एक एब्जॉर्ब कर ले एक स्मॉल सा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आपको पता है कि 10 न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 0 होता है और मास नंबर 1 होता है। ये न्यूट्रॉन होता है। जब ये इस न्यूट्रॉन को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। 235 में 1 ऐड होगा, ये बन जाएगा 236। 92 में 0 ऐड होगा, वो 92 ही रह जाएगा। अब आप देखें कि इसका जो मास नंबर था वो 235 था, अब वो इंक्रीज़ कर गया 236, जिसकी वजह से ये यूरेनियम अनस्टेबल हो जाएगा। और जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो वो टूट जाएगी या फिर अपने अंदर से रेडिएशंस निकालती है। तो ये भी दो स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। एक टूटेगा ये बैरियन में और एक टूटेगा ये क्रिप्टॉन में। साथ ही साथ इसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये अनस्टेबल हुआ, लेकिन जब इसके अंदर से रिलीज़ होते हैं तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, साथ में रिलीज़ होगी एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है फिजन प्रोसेस के बाद। इस एनर्जी की वैल्यू होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये एनर्जी लेने के लिए ही फिजन प्रोसेस करवाया जाता है। और फिजन प्रोसेस कैसे करवाया जाता है, एक हैवी न्यूक्लियाई है जो कि यूरेनियम 235 होता है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होते साथ ही वो दो स्मॉल न्यूक्लियाइज में टूट जाता है, बैरियन में और क्रिप्टॉन में। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ ये एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हमें चाहिए होती है जो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि अगर हम 3000 टन कोयल को जलाएं तो इससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जितनी कि एक यूरेनियम से प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, अब इसके थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। ये जो प्रोसेस किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरेनियम को ही लेकर किया जाए। यहाँ पे हम PU भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा होता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। अब इसका एक जनरल स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कोई भी एटम है, उसको हम ऐसे इस शेप से लिख लेते हैं, सिंबल से। ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। और जब इसके अंदर एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा इसलिए प्लस साइन है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका मास नंबर बढ़ जाएगा A+1 और नीचे सेम रहेगा क्योंकि 0 था। अब ये जो एटम है ये अनस्टेबल हो चुका है क्योंकि इसका मास नंबर बढ़ चुका है। जैसे ही ये अनस्टेबल होगा तो ये कोई भी दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। वो XY हो सकते हैं, जनरल लिख रहे हैं हम। साथ ही साथ इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ एनर्जी निकलती है। ये जो अनस्टेबल स्टेट है, मतलब जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया एक यूरेनियम ने, तो फिर जब ये अनस्टेबल हो गया तो ये शॉर्ट लिव स्टेट है, ज़्यादा देर तक नहीं होती, फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए होती है। फ़ौरन ही ये 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अब ये जो X और Y हैं, मतलब ये जैसे बैरियन और क्रिप्टॉन में टूटा था, ये फ्रेगमेंट्स हैं क्योंकि एक पूरा यूरेनियम 2 हिस्सों में टूट गया। तो ये इसके 2 हिस्से हैं, इसीलिए हिस्सों को बोला जाता है फ्रेगमेंट्स। तो X और Y क्या हैं, फिजन फ्रेगमेंट्स हैं। अब जो ये ओरिजिनल यूरेनियम था, इसका जो मास था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जब ये 2 हिस्सों में टूट गया। तो इन दोनों का जो मास अगर आप टोटल भी करो तो वो ओरिजिनल मास से कम आता है। इस तरह से क्यों होता है, देखें, अगर कोई एक ग्लास है और उस ग्लास को जब आप तोड़ देते हो तो वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। जब आप इसका वेट करोगे, फॉर एग्जांपल पहले ग्लास का वेट था 2 kg, तो अब इनके टुकड़ों का जब आप वेट करोगे तो वो 2 kg नहीं होगा, वो 1 kg होगा फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से जो ओरिजिनल मास होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है और जो उसके फ्रेगमेंट्स का मास होता है वो कम होता है। अब वो मास कम क्यों हुआ, उसकी रीज़न क्या है, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E=mc², जो हमें बताती है कि मास और एनर्जी का रिलेशन है। मतलब जो मास ज़ाया हुआ है वो एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो गया। ओके, जैसे ये टूटा तो एक आवाज़ आई तो वो साउंड की फॉर्म में ज़ाया हो गया, साउंड एक एनर्जी है। और इस तरह से जो इसका मास था वो एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ओरिजिनल मास ज़्यादा होता है और जो इसके फ्रेगमेंट्स थे उसका मास कम होता है। तो जो मास कम हुआ है उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट, और वो मास एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि चेन रिएक्शन क्या होता है।
एक फिजन करने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल एक यूरेनियम था, एक एटम था यूरेनियम 235, इसने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की वजह से ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, एक बैरियन में और साथ क्रिप्टॉन में, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हुए, प्लस एनर्जी। एनर्जी के अलावा ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 3 बना सकते हैं, 1 2 3। अब आप देखें कि जो एक फिजन की वजह से कितने रिलीज़ हुए, 3। अब ये एक जो एक फिजन के लिए एक चाहिए होता है, जो ये एक है ये अपना फिजन रिएक्शन करेगा, ये अपना फिजन रिएक्शन करेगा, ये अपना फिजन रिएक्शन करेगा। मतलब एक के बाद जो 3 न्यूट्रॉन से रिलीज़ हुए वो 3 आगे से फर्दर फिजन रिएक्शंस करते हैं। अब जब ये करेगा तो इसके एक यूरेनियम एब्जॉर्ब करेगा इसको, अगेन वो बैरियन और क्रिप्टॉन में रिलीज़ होगा, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज़ होंगे। मतलब इसने अपना एक फिजन रिएक्शन किया है। इसी तरह ये अपना फिजन रिएक्शन करेगा, ये भी बैरियन और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स ये रिलीज़ करेगा। सेम इसी तरह ये भी यूरेनियम में एब्जॉर्ब होने के बाद यूरेनियम बैरियन और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। अब ये 3 जो है ये फर्दर और 3 फिजन रिएक्शंस करेंगे। तो आप देखें ये पूरी चेन चलती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। इधर तक हमें एक से हमें एनर्जी मिली थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक के बाद जो 3 न्यूट्रॉन से रिलीज़ हुए हर एक से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। तो ये एनर्जी क्या होती जा रही है, मल्टीप्लाई। अब ये 9 मिल रहे हैं हमें, तो हर एक से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती जा रही है। इस तरह ये चेन रिएक्शन चलता है। तो ये चेन रिएक्शन जो होता है ये एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए एक एटॉमिक बम से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि उस तरह से वो न्यूट्रॉन्स आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं और एनर्जी भी मल्टीप्लाई होती जाती है। तो चेन रिएक्शन वाला जो है वो एटॉमिक बम में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो उसको बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन। कौन सी चीज़ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही है, ये न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को अगर हम यहाँ पे काबू कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, 2 को मैं एब्जॉर्ब करवा लूँ तो इन 2 की वजह से जो आगे चेन चल रही है ये नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही बनता रहे, ताकि क्योंकि एक का होना ज़रूरी है फिजन के लिए। सिर्फ मैं तो जितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको हम एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। हम यहाँ पे न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स यूज़ करते हैं, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही ज़रूरी होता है फिजन करने के लिए। बाकी सब एक्स्ट्रा बन रहे थे जिसकी वजह से एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही थी। इस तरह से इस एक की वजह से आगे से जो 2-3 बन रहे हैं उन 2 को भी एब्जॉर्ब करवा लेंगे और एक ही हम रहने देंगे ताकि इससे फिजन होता रहे। इसको बोलते हैं कंट्रोल। तो 2 तरह की होती है। इससे एनर्जी हमें कम मिल रही है क्योंकि 200 ही मिलेगी हर स्टेप पे, बाकी तो हम एब्जॉर्ब करवाए जा रहे हैं। इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और ये 200 भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एटॉमिक बम में तो वो मल्टीप्लाई होती जा रही थी ना। इतना ही था फिजन प्रोसेस। अब इसको रीड कर लेते हैं। फिजन प्रोसेस जो पूरा प्रोसेस था वो डिस्कवर किया था ऑटो हेन ने दिसंबर 1938 में, और इसके असिस्टेंट ने इसके साथ काम किया था जिसका नाम था फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। और इसको एक्सप्लेन किया था, इसने सिर्फ डिस्कवर किया था, एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। सो इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो लेज़र मिटनर ने दी थी और उसके नेफ्यू ने रॉबर्ट फ्रिस्ट। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब एक हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वह 2 न्यूक्लियाइज में टूट जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं क्योंकि एक न्यूट्रॉन लेकर उसने फिजन किया, निकले 3, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी एंड स्टेबल न्यूक्लियस। पहले वो स्टेबल था, फिर उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में, और एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रॉन को और लार्ज एनर्जी रिलीज होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये जनरल इक्वेशन हम देख चुके हैं। ये जो नंबर है, ये जो हम यहाँ पे यूरेनियम 235 भी यूज़ कर सकते हैं, हम 233 भी यूज़ कर सकते हैं और Pu-239 भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अनस्टेबल स्टेट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा देर तक नहीं होती। XY क्या है, फिजन के फ्रेगमेंट्स हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हर दफ़ा फिजन के फ्रेगमेंट्स बैरियन और क्रिप्टॉन ही निकलेंगे। जैसे यहाँ पे बैरियन और क्रिप्टॉन निकल रहा है, ये सिर्फ तब है जब हम यूरेनियम 235 यूज़ कर रहे हैं। आप यूरेनियम 233 यूज़ करोगे तो ये कुछ और प्रोड्यूस होगा, Pu वाला यूज़ करोगे तो कुछ और प्रोड्यूस होगा। ओके, तो डिफरेंट फिजन रिएक्शंस होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, और तकरीबन 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। उसको अप्रॉक्सीमेटली कह के हम कह देते हैं कि 3 न्यूट्रॉन्स ही रिलीज़ होते हैं, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे इनके ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। आपने इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है बैरियन और क्रिप्टॉन का।
नेक्स्ट देखना है कि एनर्जी किस तरह से रिलीज़ हो रही है। इस रिएक्शन में टोटल मैस फ्रेगमेंट, जो टोटल मैस था फिजन फ्रेगमेंट्स का, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल का। ये भी रीज़न बता चुके हैं। इसके रीज़न क्या है, अगर हम देखें तो इसका ओरिजिनल का जो मैस है ये ऊपर वाला मैस नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर वाला देखना है, नीचे वाला तो सेम रहेगा, 56 + 36 करें 92 ही बनता है। यहाँ पे आप अगर देखें तो 235 है, इसका 235 है, और 141 + 92 करें तो 233 बन रहा है। तो यहाँ पे गैप आ रहा है, मतलब कि जो ओरिजिनल था उसका मैस ज़्यादा है और जो उसके फ्रेगमेंट्स है उसका मैस कम है, क्योंकि जो मैस है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो चुका है। उसके अलावा जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कहा जाता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिजन जब इवेंट होता है उससे रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन से निकलती है एनर्जी उससे बहुत ज़्यादा है। और 1 kg जो होता है यूरेनियम का, वो जो रिलीज़ करता है एनर्जी, वो 3000 टन ऑफ कॉल के बराबर होती है। ओके, चेन रिएक्शन क्या है कि न्यूट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फिजन कैन कॉज मोर फिजन। ठीक है, 3 निकले हैं तो 3 रिएक्शंस और करेगा। तो इस तरह से जब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा निकलते रहेंगे तो और ज़्यादा फिजन प्रोसेस बढ़ता जाएगा, तो इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एक शॉर्ट टाइम में, जैसे कि एटॉमिक बम में यूज़ की जाती है। कंट्रोल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसमें फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल कैसे किया जाता है, न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर्स यूज़ करके न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, सिर्फ एक को रहने दिया जाता है। और जो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है वो आप यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसमें डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, तो इसमें अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर के ज़रिए। इसमें न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता है, इसमें उनको मल्टीप्लाई होने दिया जाता है। इसमें एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहती है, इसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं होती। और ये डिस्ट्रक्शन नहीं करता, ये डिस्ट्रक्शन करता है। ओके, इसकी डायग्राम भी करनी है जो कि चेन रिएक्शन की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।